दोस्तों कंपनी का नाम है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। देखो दोस्तों, अगर आप ओवरऑल फंडामेंटल देखोगे ये कंपनी का, तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी का पी जो है ये 3 का चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 23 का चल रहा है। अगर आप पीयर कंपैरिजन करोगे तो पीयर में हर कोई कंपनी जो है इंडस्ट्री पी के आगे के पी पे ही चल रहे हैं। ये कंपनी का अशोका बिल्डकॉन का लोवेस्ट वैल्यूएशन पे चल रहा है। देन कंपनी को ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं, कंपनी के रिजल्ट जो है काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस पॉजिटिव थिंग्स, कंपनी का शेयर प्राइस जो है ये जिस तरीके से अपमूव दिखाना चाहिए था उस तरीके से बढ़ नहीं रहा है। तो इसके पीछे रीजंस क्या है, ये वीडियो में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। बट दोस्तों आई विल से यू कि आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड हर एक पॉइंट को डिटेल में अपने ध्यान से समझिए, सुनिए, जानने की कोशिश करिए एंड स्किप मत करिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं विद बिजनेस। बिजनेस समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस डिटेल में समझोगे तभी आप प्रॉब्लम्स क्या है वो जान सकोगे। तो देखो दोस्तों, ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है, सबको पता है। कंपनी करती क्या है, रोड्स एंड हाईवेज पे काम करती है अंडर ईपीसी, हैम एंड बॉट प्रोजेक्ट। अब देखो ईपीसी मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे लिखा है फुल फॉर्म, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। आप अगर देखोगे तो इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। इंजीनियरिंग मतलब क्या, अगर समझो रोड्स एंड हाईवेज का काम करती है कंपनी, तो सबसे पहले कंपनी रोड्स एंड हाईवेज की डिजाइन करती है। प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या, कंपनी वो प्रोजेक्ट के लिए जो कुछ भी मटेरियल्स मशीनरी लगेगी तो वो सबका परचेसिंग करती है, बाइंग करती है। एंड देन सब कुछ होने के बाद कंस्ट्रक्शन करती है कंपनी। तो स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ कंपनी खुद से करती है ईपीसी में। देन हैम प्रोजेक्ट एक होता है। अब ये हैम के बारे में हम आगे जाके इन डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले समझिए बॉट प्रोजेक्ट क्या होता है। तो बॉट क्या होता है, बिल्ड, ओन एंड ट्रांसफर। अब इसके भी वर्डिंग में ही मीनिंग छुपा है। बिल्ड मतलब खुद से प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। ऑपरेट मतलब अ, अगर समझो, आप एक बात समझिए, अगर रोड एंड हाईवेज अगर कंपनी कर रही है बॉट प्रोजेक्ट पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी पहले रोड एंड हाईवेज खुद से बिल्ड करेगी, रोड एंड हाईवेज पे टोल लगा के टोल के टैक्सेस खुद से कलेक्ट करेगी, खुद ऑपरेट करेगी रोड को। एंड देन आफ्टर 15 to 20 ईयर्स, जनरली जो टोल का कलेक्शन रहता है कंपनी अगर करती है तो ये 15 से 20 ईयर तक करते हैं। 15 से 20 ईयर के बाद जो है कंपनी ऑपरेट करने के बाद जो ओनरशिप जो है ये गवर्नमेंट के पास यानी एनएचएआई जो कोई भी अथॉरिटी रहेगी उसके पास ट्रांसफर कर देती है। तो बॉट प्रोजेक्ट मतलब बिल्ड करना, ओन करना, बिल्ड करना, ऑपरेट करना एंड देन ओनरशिप को ट्रांसफर करना। सेम यही ईपीसी में ही कंपनी रेलवेज के लिए भी काम करते हैं, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करती है। बिल्डिंग ईपीसी में भी कंपनी काम करती है। अभी अभी कंपनी को नया ऑर्डर मिला है इन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या होता है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल लगते हैं, वहाँ पे कैमराज लगते हैं, अलग अलग सेंसर लगते हैं, सबको एआई के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। एंड देन क्या होता है, अगर कोई रेड लाइट अगर क्रॉस कर रहा है तो उसके ऊपर डिजिटल चलन भेजते, अगर कोई स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहा है उसके ऊपर चलन भेजते, अगर कोई रॉन्ग साइड से चला रहा है गाड़ी तो उसके ऊपर चलन भेजते। तो यही है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। देन कंपनी को इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रही है कंपनी को साउथ अमेरिका का एक देश है गयाना, तो इधर से कंपनी को रोड के लिए एक प्रोजेक्ट मिला है। तो ये बोल सकते हैं अपन की इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रही है कंपनी। तो यही है कंपनी का मेन बिजनेस जो है ये ईपीसी का है। क्लाइंट्स जो है कंपनी के मोस्टली गवर्नमेंट रहती है लाइक एनएचएआई, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट एंड जो अभी अभी गयाना का जो वन इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है। अच्छा, अब समझते हैं हैम के बारे में। देखो हैम क्या होता है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ठीक है, ये मॉडल एनएचएआई ने 2016 के बाद लॉन्च किया था। जिसमें होता क्या है, समझो अगर अशोका बिल्डकॉन जो है ये अगर रोड एंड हाईवेज बना रही है, तो अगर हैम मॉडल पे अगर बना रही है तो होता क्या है, 40% पैसा जो है ये सरकार देती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। बाकी का 60% जो खर्चा है ये कंपनी खुद से करती है, खुद का पैसा लगाती है। अब प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है, 100% कंप्लीशन होने के बाद गवर्नमेंट फिर क्या करती है, हर 6 महीने एक एक फिक्स अमाउंट देती है कंपनी को ओवर द पीरियड ऑफ 15 to 20 ईयर्स। मतलब क्या होगा कि 40% कंपनी ने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दे दिया। अब जो 60% गवर्नमेंट से आना है, ये 15 से 20 साल लगते हैं ये पैसा आने के लिए। और जब हैम हैम मॉडल में अगर कंपनी प्रोजेक्ट करती है, रोड या फिर हाईवे का कंस्ट्रक्शन करती है, तो उस पर जो टोल लगता है उसका कलेक्शन जो है ये गवर्नमेंट करती है।
कंपनी नहीं करती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हैम प्रोजेक्ट की वजह से प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कंपनी का, रिसीवेबल के लिए कंपनी को जो रिसीवेबल्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, एंड उसके वजह से क्या हो रहा है, वर्किंग कैपिटल में कंपनी को दिक्कतें आ रही है। देखो समझिए, कंपनी पहले खुद 60% लगा दी है, राइट। 40% गवर्नमेंट से आता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, एंड 60% कंपनी को खुद से लगाना पड़ता है, राइट। तो होता क्या है, प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट स्लोली पैसा देता है। अब इसके वजह से होता क्या है, कंपनी क्योंकि स्लोली पैसा देती है, इसलिए रिसीवेबल्स बैलेंस शीट में आप देखोगे रिसीवेबल्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, यानी कि असल में कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है। आप बुक में देखोगे, आपको अभी समझो, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर 100 करोड़ का कंपनी ने हैम के अंडर प्रोजेक्ट लिंक करने को लिया है, तो 100 करोड़ से क्या होता है, 100 करोड़ में से 40% यानी कि 40 करोड़ कंपनी तुरंत देती, सॉरी गवर्नमेंट 40 करोड़ जो है ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दे देती है। बचा 60 करोड़ जो गवर्नमेंट से आना है, बट 60 करोड़ जो है ये कंपनी खुद से एक्सपेंस करती है। एंड गवर्नमेंट से जो 60 करोड़ आना है, इसको आने को 15 से 20 साल लग जाते हैं, यानी कि रिसीवेबल्स लगते हैं। यानी कि आप अगर देखोगे, आपको अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो आपको बुक में दिखेगा कि 100 करोड़ का सेल हुआ है, बट एक्चुअल अगर आप इनफ्लो देखोगे, कैश फ्लो देखोगे उसका, तो एक्चुअली 40 करोड़ ही आया है, राइट। सो ये बात है, ये दिक्कत है। अब होता क्या है दोस्तों, देखो अगर 60 करोड़ कंपनी को गवर्नमेंट से आना बाकी है, 15 से 20 साल लगेंगे, तो आप समझिए अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट अगर कंपनी को कोई मिलता है, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने के लिए कंपनी के पास पैसा भी तो होना चाहिए। कंपनी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लेती है, उसमें से 40 करोड़ गवर्नमेंट से आती है, 60 करोड़ कंपनी खुद का पैसा लगा रही है, यानी कि कंपनी का नेट यहाँ पे ही अगर देखा जाए तो 20 करोड़ का नेट कंपनी का लॉस हो रहा है। कंपनी 20 करोड़ ज्यादा डाल रही है यहाँ पे। और ऐसे टाइम पे अगर कंपनी को नया ऑर्डर मिलता है, तो वो नए ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, नए ऑर्डर के लिए कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी, तो उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्क करने के लिए कैपिटल कहाँ से लाएगी कंपनी, तो वर्क करने के लिए फिर कैपिटल का कंपनी के पास प्रेशर बढ़ जाता है, और कंपनी क्या करती है, बैंक से वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले लेती है। लोन लेने से क्या होता है, इंटरेस्ट भी बढ़ता है, कंपनी के एक्सपेंसेस और बढ़ने लगते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, वर्किंग कैपिटल टाइट हो जाता है। एग्जीक्यूशन, अभी देखो, वर्किंग कैपिटल के लिए अगर लोन लेना पड़ा, तो क्या होता है, जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट अगर कंपनी के पास कोई आता है, तो उसके एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है, क्योंकि कंपनी के पास जो पुराना प्रोजेक्ट है उसमें ही पैसा ज्यादा खर्चा हो जाता है। अगला प्रोजेक्ट करने के लिए कंपनी के पास पैसा नहीं होता है, अगले प्रोजेक्ट के लिए फिर लोन लेना पड़ता है। और लोन लेने से क्या होता है, कंपनी का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसमें डिले हो जाता है, कंपनी की लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड इसी के चलते दोस्तों, जो बड़े इन्वेस्टर है ना, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच अ गुड लो वैल्यूएशन, सच अ गुड ऑर्डर बुक, एंड सच अ गुड, आप बोल सकते हो कि रिजल्ट्स, बड़े इन्वेस्टर जो है ये कंपनी के शेयर को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, इग्नोर करने का सबसे बड़ा कारण यही है, हैम प्रोजेक्ट की वजह से रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, एंड वर्किंग कैपिटल का कंपनी को टेंशन आ रहा है, एंड जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है इसमें कंपनी का एग्जीक्यूशन में डिले हो रहा है। तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, वही हो रहा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, बट पैसा नहीं कंपनी को मिल रहा है, इसलिए रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, एंड कैश नहीं आ रहा है कंपनी के पास। तो न्यू प्रोजेक्ट अगर कंपनी बनाने को जाती है, नए प्रोजेक्ट बनाने को जाती है, तो कंपनी के पास क्योंकि कैश ही नहीं है, तो एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है। और एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है, कैश नहीं होता है, तो कंपनी लोन ले लेती है, वर्किंग कैपिटल लोन ले लेती है बैंक से। वर्किंग कैपिटल लोन लेने से क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सो ये पूरा चक्कर जो है, इसके वजह से कंपनी को कई सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। और इसी रीजन के चलते जो बड़े इन्वेस्टर है, ये शेयर को इग्नोर कर रहे हैं अभी के लिए। अब देखते हैं फाइनेंशियल। तो रिवेन्यू जो है Q4 का देख लेते हैं। रिवेन्यू जो है 2755 करोड़ का आया है, लास्ट ईयर 3138 का था, जिसमें 12% का फॉल दिखाई दे रहा है। ईबिटा 838 करोड़, लास्ट ईयर 721 था, तो 16% का यहाँ पे अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 452 करोड़ का है, लास्ट ईयर 254 करोड़ का था, जिसमें 77.9% का ग्रोथ है। ईबिटा मार्जिन 30.4%, लास्ट ईयर 23% था, तो ईबिटा मार्जिन भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। फुल ईयर का कंपैरिजन देख लेते हैं। रिवेन्यू 10,205 करोड़ का आया है, लास्ट ईयर 10,005 करोड़ का था, 2% की ग्रोथ यहाँ पे है। ईबिटा 3,089 करोड़ का आया है, लास्ट ईयर 2,458 करोड़ का था, यहाँ पे भी 25.7% का ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,734 करोड़ का आया है, लास्ट ईयर 521 करोड़ का था, यहाँ पे 233% का ग्रोथ आया है।
EBITDA मार्जिन 30% आया है, लास्ट ईयर 24.6% था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप इज प्राइमरीली ड्यू टू वन टाइम रिक्लासिफिकेशन एंड एसेट मोनेटाइजेशन अकाउंटिंग। देखो दोस्तों यही है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 1700 जरूर दिख रहा है, बट इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, एक्चुअल कैश नहीं आ रहा है कंपनी के पास। 10,000 करोड़ का रिवेन्यू तो आपको दिख रहा है, बट कंपनी के पास ये खाली बुक में दिखाने के लिए सेल्स दिख रहे हैं, बट कंपनी के पास एक्चुअल में कैश उतना आ नहीं रहा है। और कंपनी के पास क्योंकि कैश नहीं आ रहा है, इसलिए नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आता है उसमें पैसा लगाने के लिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ता है। तो ये काफी बड़ा कंपनी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और एक दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑडिट रिपोर्ट जो है कंपनी का वो डिटेल में एनालिसिस किया, तो उसमें मुझे कुछ पॉइंट मिले हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, अब देखो यहाँ पे मैं कंसोलिडेटेड की नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्टैंड अलोन बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। तो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो उसमें दिखाई दे रहा है कि जो बोरोइंग जो है फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल बोरोइंग 1442 करोड़ के थे, फाइनेंशियल ईयर 25 में यही बढ़कर 2058 करोड़ हो गए। ठीक है, तो चेंज अगर आप देखोगे तो 616 करोड़ का जो लोन है ये बड़ा बड़ा है, राइट। वही अगर आप कैश फ्लो में देखोगे तो कैश फ्लो में भी आपको दिखेगा कि टोटल जो है बोरोइंग से 617 करोड़ जो है कंपनी ने लोन लिया है, राइट। तो ये अपने को मैच हो रहा है, परफेक्ट है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है दोस्तों, अगर आप ये टोटल बोरोइंग्स का अगर आप बाइफर्केशन देखोगे तो लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग है ये फाइनेंशियल ईयर 24 में 196 करोड़ के थे, फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर 1030 करोड़ के हो गए। मतलब चेंज कितना हुआ, 834 करोड़ से बढ़ गए। शॉर्ट टर्म अगर शॉर्ट टर्म अगर आप देखोगे तो ये फाइनेंशियल ईयर 24 में 1246 करोड़ के थे, ये फाइनेंशियल ईयर 24 में गिर के 1028 करोड़ हो गए, यानी कि 218 करोड़ का डिक्लाइन हो गया। यही चीज अगर आप कैश फ्लो में देखोगे तो कैश फ्लो में कुछ अलग ही नज़ारा दिखने को मिलता है। कैश फ्लो में अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है ये 606 करोड़ से बढ़ा हुआ है, जबकि बैलेंस शीट में ये 834 करोड़ से बढ़ा है। शॉर्ट टर्म अगर आप बोरोइंग देखोगे कैश फ्लो में तो शॉर्ट टर्म में 10 करोड़ ही खाली आए हैं, बट अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो 218 करोड़ से कम हुआ है। बट अगर कैश फ्लो में देखोगे तो कैश फ्लो में ऐसा दिख रहा है कि खाली 10.86 करोड़ का इनफ्लो हुआ है, मतलब 10.86 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन कंपनी ने लिया है। अगर 10 करोड़ का लिया है तो यहाँ पे 1246 करोड़ थे, तो 1256 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो गिर चुका है। टोटलिटी में मैच हो रहा है, बट आप अगर पर्टिकुलर आप अगर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म अगर बाइफर्केटेड अगर आप देखोगे तो इसमें मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक मुझे इसका रीजन एक्चुअली मुझे मिला नहीं है, मैंने पूरा ऑडिट रिपोर्ट चेक करा, बट मुझे कहीं भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने दिखाया है, अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लोन जो है ये 834 करोड़ से बढ़ा है, जबकि कैश फ्लो के अकॉर्डिंग 606 करोड़ से बढ़ना चाहिए था। शॉर्ट टर्म लोन जो है ये बैलेंस शीट में 218 करोड़ से गिरा है, बट एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट 10 करोड़ से बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पे मिसमैच है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ये बैलेंस शीट में 227 करोड़ से ज्यादा का दिख रहा है, एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है ये बैलेंस शीट में 229 करोड़ से कम का दिख रहा है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या हो सकता है दोस्तों, कंपनी कभी कभी क्या करती है, रिक्लासिफिकेशन करती है, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन जो है इसको क्लासिफाई करके लॉन्ग टर्म लोन में कभी कभी डाला जाता है। अब ऐसा कंपनी क्यों करती है, विंडो ड्रेसिंग उसको बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो जो रहते हैं लाइक करंट रेशियो हो गया, तो इनको इंप्रूव करने के लिए कंपनी कभी कभी ऐसे स्टेप लेती है। अब देखो ये मेरा बोलना है कि ऐसा होता है, बट कंपनी ने क्या करा है इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे हैं, बट मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, तो कंपनी ऐसे स्टेप्स लेते हैं, अक्सर लेते हैं टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी रेशियो, रिड्यूसिंग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, इम्प्रूव दिस रेशियोज, राइट। तो शो बेटर डेट मैच्योरिटी प्रोफाइल, पुशिंग डेट इनटू लॉन्ग टर्म gives the illusion of lower short-term stress, look stronger for credit rating or investors, make balance sheet look less risky in near term. So by showing more long-term debt and less short-term debt, the company tries to look financially stronger in the short term. तो ये एक रीजन हो सकता है, राइट।
अच्छा दोस्तों, एक और फाइंडिंग्स है, देखो इन द कंसोलिडेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट द ऑडिटर एसआरबी एंड कंपनी एलएलपी, ये कंपनी का ऑडिटर है, हैव एक्सप्लिसिटली मेंशन दिस इन द अदर मैटर सेक्शन। क्या मेंशन किया है इन्होंने? द अकम्पनिंग स्टेटमेंट इंक्लूड्स अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर अनऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वन एसोसिएट एंड 3 जॉइंट वेंचर्स। These unaudited financial statements have been approved and furnished to us by the management, and these financial statements are not material to the group। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? एसआरबी एंड कंपनी एलएलपी ने जब कंसोलिडेटेड ऑडिट करना चालू किया था, तब अशोका बिल्डकॉन के मैनेजमेंट ने एसआरबी एंड कंपनी को एक एसोसिएट एंड 3 जॉइंट वेंचर्स जो थे अशोका बिल्डकॉन के, इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हैं वो अनऑडिटेड दिए हैं, उनका ऑडिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट जो बना है, कंसोलिडेटेड जो आप फिगर्स देख रहे हो, कंसोलिडेटेड आप प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जो देख रहे हो, उसमें से एक एसोसिएट एंड 3 जॉइंट वेंचर्स ऐसे थे जिनके अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज किया गया है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है, ये एक रेड फ्लैग तो नहीं बोल सकते, बट ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ऑडिटर ने क्लियरली ये भी मेंशन किया है कि ये जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है, तो मैनेजमेंट ने खुद ये अप्रूव किया है, एंड मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये मटेरियल नहीं है ग्रुप के लिए। तो ये एक अच्छी बात करी है ऑडिटर ने। ये सारा जो है मतलब यानी कि ये पॉइंट आप देख के ये लगता है, एज पर माय व्यू, देखो दोस्तों मैंने भी कई सारी कंपनीज का ऑडिट किया है, मैं खुद सीए स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ऑडिट कई सारी कंपनीज का किया है, तो आई नो कि अगर ऐसे स्टेटमेंट अगर ऑडिटर दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो ऑडिटर है, मैनेजमेंट जो है ये ट्रांसपेरेंसी रख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी क्लियरली दिख रही है, तो ये एक बात है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इज इट एन ग्रॉस नेग्लिजेंस? तो नहीं, बेस्ड ऑन व्हाट्स रिटन दिस इज नॉट अमाउंट टू ग्रॉस नेग्लिजेंस, बिकॉज क्या है कि दे डिस्क्लोज इट ट्रांसपेरेंटली इन ऑडिट रिपोर्ट, एंड अनऑडिटेड एंटिटीज आर स्टेटेड टू बी इमटेरियल टू द ग्रुप, दिस इज अ की डिफेंस। मेन 61 सब्सिडरीज जो है कंपनी के, इंक्लूडिंग मेजर वंस, आर ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स एंड देयर रिपोर्ट्स हैव बीन कंसीडर्ड। ठीक है, तो सिर्फ 1 एसोसिएट एंड 3 जॉइंट वेंचर ऐसे थे जिनके अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अनऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करी गई है, बट मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये मटेरियल नहीं है ग्रुप के लिए, एंड ऑल्सो मटेरियल नहीं है ग्रुप के लिए, एंड ऑल्सो जो है ये सारी चीज़ों का डिस्क्लोजर जो है एक ऑडिटर ने किया है, तो ये एक काफ़ी बढ़िया बात है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है इसके ऊपर? ये ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ मटेरियलिटी इज डिक्लेयर्ड लो, डिस्क्लोजर्स आर मेड क्लियरली, डिस्क्लोजर किया है इसका, एंड ऑडिट ओपिनियन इज अनमॉडिफाइड है। ठीक है, तो हाउएवर एज एन इन्वेस्टर और एनालिस्ट इट्स अ वैलिड रेड फ्लैग है टू वॉच फॉर नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर आपको क्या करना है? If those JVs become material, then continue unaudited reliance is not accepted। ठीक है, अगर नेक्स्ट ईयर जाके ये जेवीज जो है ये मटेरियल बनती है कंपनी के लिए, देन अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 25 में रिलायंस रिलाई किया है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली यही है दोस्तों कि हमें जेवीज का नाम नहीं पता है, तो नेक्स्ट ईयर अगर अपन गए तो नेक्स्ट ईयर अपन ये नहीं देख सकते कि लास्ट ईयर जो इमटेरियल बोला था ये इस साल मटेरियल हुआ है या फिर नहीं, तो ये हम नहीं पता कर सकते। बट अगेन दोस्तों, क्योंकि इसका डिस्क्लोजर अच्छी तरीके से किया है, तो इसलिए ये ज़्यादा रेड फ्लैग वाला पॉइंट नहीं है एज पर माई व्यू। ठीक है, बट ऐसा है कि ये फाइंडिंग जो थी ये मैंने फाइंड किया था, तो इसलिए आपके साथ ये बात मैंने शेयर करना इंपॉर्टेंट समझा। बात करते हैं अभी ऑर्डर बुक के बारे में। एज ऑन 31 मार्च 2025 कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 14,905 करोड़ का है, जिसमें रोड एंड रेलवे 10,867 करोड़ के हैं, हैम प्रोजेक्ट 1,859 करोड़ के हैं, ईपीसी का ज़्यादा वेटेज है 8,688 करोड़ का, पावर टी&डी 318 करोड़ का है, बिल्डिंग ईपीसी 420 करोड़ का है। और न्यू ऑर्डर्स मिले हैं अप्रैल से लेकर जुलाई तक, उनके बारे में भी जान लेते हैं। अप्रैल में मिला था सेंट्रल रेलवे की तरफ से 568 करोड़ के ऑर्डर, देन मे 25 में आईटीएमएस नागपुर मुंबई पुणे के लिए 756 करोड़ के ऑर्डर, देन जून 25 में गयाना रोड प्रोजेक्ट मिला था जो इंटरनेशनल ऑर्डर है 560 करोड़ का, देन जुलाई में मिला
ITMS अगेन कोकन एंड मराठवाड़ा के लिए 630। तो इन टोटल आफ्टर मार्च 3075 करोड़ के मिले हैं ऑर्डर। सो एज ऑफ मार्च 14,905 करोड़ के कंफर्म ऑर्डर बुक था, बट आफ्टर दैट 3000 करोड़ के एक्स्ट्रा ऑर्डर्स मिले हैं। तो एज ऑफ जुलाई 17,980 करोड़ के ऑर्डर बुक अपन बोल सकते हैं। देखो दोस्तों, ये कंफर्म ऑर्डर बुक नहीं है, कंफर्म ऑर्डर बुक 14,905 करोड़ का था एज ऑफ 31 मार्च। ये नए ऑर्डर्स मिले हैं जो मैंने ऐड किए हैं, एंड मेरे ऐड करने के बाद ये फिगर आया, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो इसमें कम ऑर्डर बुक मैंने बताया था, बट ये अभी अपडेटेड है, तो ये करेक्टेड ऑर्डर बुक है। ठीक है, अब सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। कंपनी जो है ये सेल कर रही है अपने 5 वॉट एंड 11 हैम्प प्रोजेक्ट। देखो दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हैम्प प्रोजेक्ट के चलते कंपनी को किस तरीके की दिक्कतें आ रही है, राइट। तो वो पॉइंट जो था अपना वैलिड, और आप बोल सकते हो कि एकदम परफेक्ट एनालिसिस था। इसलिए हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है 11 हैम्प प्रोजेक्ट का सेलिंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर सेल कर रहा है तो कंपनी को उनसे दिक्कतें आ रही होगी, इसलिए सेल कर रही होगी। तो इससे सेल करने के बाद टोटल इनफ्लो एक्सपेक्टेड है, यानी कि कैश कंपनी के पास 5000 करोड़ का आने वाला है, बट SBI मैक्वायर पेमेंट है 1600 करोड़ का, जिसके चलते नेट कैश कंपनी के पास 3000 टू 3400 करोड़ का आ सकता है। अभी इसका स्टेटस भी आप देख सकते हो, एज ऑफ जुलाई 25 इसका स्टेटस क्या है। तो 1700 करोड़ के बॉट डील ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड 1200 करोड़ के हैम डील अभी एडवांस स्टेज में चल रहे हैं। फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अशोका बिल्डकॉन ये फोकस कर रहा है एग्जीक्यूशन रैंप अप करना है इन डिजिटल इंफ्रा, ITMS, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। फास्टर मोनेटाइजेशन, वही बॉट एंड हैम प्रोजेक्ट सेल कर रहा है। एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली, गयाना से ऑर्डर मिला है, एंड मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी के पास और 10,000 करोड़ से लेके 12,000 करोड़ तक के नए ऑर्डर्स आने वाले हैं। एक्सपेक्ट बेटर रेवेन्यू, कंपनी के मैनेजमेंट बेटर रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है फ्रॉम Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 ऑनवर्ड्स। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट गाइडेंस के बारे में। तो रेवेन्यू ग्रोथ 10% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है मैनेजमेंट। EBITDA मार्जिन 10.5% का एक्सपेक्ट कर रही है। ऑर्डर इनफ्लो 10,000 टू 12,000 करोड़ का। फोकस एरिया रहेगा रेल, रोड, T&D एंड डिजिटल इंफ्रा। Expect stronger execution in H2 of financial year 26. Monetization inflow to reduce debt and improve return ratio. वही है मोनेटाइजेशन, मतलब बॉट एंड हैम्प प्रोजेक्ट जो सेल कर रही है कंपनी, उससे जो पैसा आएगा उससे डेट का रिडक्शन होगा, एंड रेशियोज उससे डेट डेट का रिडक्शन हुआ तो रेशियोज ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। देखो दोस्तों, अगर आप पीयर टू पीयर कंपैरिजन देखोगे ना, तो आप देखोगे इंडस्ट्री पी अभी 23 का चल रहा है, अशोका बिल्डकॉन का पी 3.27 का है। अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट सारे कंपनीज का जो पी रेशियो है, ये इंडस्ट्री पी से भी डबल से भी, कुछ कंपनीज का डबल से भी चल रहा है। तो आप देखोगे कि अशोका बिल्डकॉन के लिए ये कितना बड़ा स्कोप है, राइट। अब अगर आप देखोगे ROC भी अच्छा है 39 ऑलमोस्ट 40 का, ROE 55 का, स्ट्रॉन्गेस्ट ROE एंड ROCE है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, ये मैंने आपको एक बार सिखाया था, DCF वैल्यूएशन के अंडर कंपनी का शेयर प्राइस आता है 943। करंट क्या चल रहा है आप देख सकते हो ऑनलाइन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम यही था कि कंपनी का हैम प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जहाँ से कंपनी को कैश नहीं आ रहा था, रिसीवेबल्स बढ़ रहे थे, कैश नहीं आ रहा था, इसलिए नए प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन डिले हो रहा था, क्योंकि नए प्रोजेक्ट करने के लिए कंपनी के पास कैश नहीं बच रहा था। कैश नहीं था, इसलिए कंपनी वर्किंग कैपिटल लोन लेता था, और जिसके चलते इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस बढ़ता था। ये सारे रीजन के चलते जो बड़े इन्वेस्टर जो है ना, ये इस शेयर को इग्नोर कर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है, इग्नोर कर रहे हैं। आप देख सकते हो पी कितना अंडर वैल्यूड ये शेयर चल रहा है। तो यही रीजन है शेयर का अंडर वैल्यूएशन का, शेयर के प्राइस में आपको जो बड़ा मूवमेंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो क्यों नहीं आ रहा है। तो यही सारे रीजन है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है। अब जो कंपनी का मैनेजमेंट है, ये अच्छे स्टेप्स ले रही है, लाइक हैम्स का सेलिंग कर रही है, बेटर एग्जीक्यूशन में कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो आने वाला समय कंपनी के लिए अच्छा होगा अगर कंपनी का कैश फ्लो, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, अगर कंपनी का कैश फ्लो इम्प्रूव होता है, तो ये शेयर में अनएक्सपेक्टेड, मतलब कम टाइम में बहुत बड़ा जंप आपको शेयर के प्राइस में देखने को मिल सकता है, अगर कैश फ्लो कंपनी का इम्प्रूव होता है तब।
तो कैश फ्लो इंप्रूव करना कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू इम्प्रूव द शेयर प्राइस। तो बस दोस्तों ये वीडियो में इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।